हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। और दोस्तों, आज जो करंट अफेयर्स की खबर है वो खबर कॉन्स्टिट्यूशन की है, लेकिन भारत के नहीं, पाकिस्तान की। तो खबर पाकिस्तान से है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लिखा है पाक पार्लियामेंट पासेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैपिंग चीफ जस्टिस टर्म। भारत में देखिए, इत्तेफाक की बात है कि अभी प्रेजेंट टाइम में भारत में भी चीफ जस्टिस जो शब्द है, जो मतलब अगर देखा जाए तो ये आजकल चर्चा में है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत में नए चीफ जस्टिस का नाम जो है वो सामने प्रस्तावित किया गया है, निवर्तमान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि जरा मुझे बताइए कि वर्तमान समय में जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने किन्हें एज अ चीफ जस्टिस अपॉइंट करने की बात कही है। जल्दी से जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चीफ जस्टिस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या विचार है, उसके ऊपर भी आइए एक बार नजर डाल लेते हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। हुआ क्या है उन चीजों को आइए समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए, लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है उसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो पास किया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है, इसको 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहा गया है। 26वां संविधान संशोधन, ठीक है, 26वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। ये भारत का नहीं है, ये ध्यान रखना है, ये भारत का नहीं है। ये कहां का है? ये पाकिस्तान का है। अब इसमें जो सीनेट है, जो अपर हाउस है, उसमें 65-4 के अनुपात से कल यानी कि संडे को इसे अप्रूव कर दिया गया। इस अपॉइंटमेंट को 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत होती है वहां पर इस बिल को पास करने के लिए। और यहां पर यह कहा गया है विपक्षियों के द्वारा कि यह बिल जो है ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका का हनन करने के उद्देश्य से लाया गया है। तो पूरा मैटर क्या है, आइए इस खबर के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करते हैं। खबर के माध्यम से आइए उसको समझने का प्रयास करेंगे एक बार। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी दे देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए फेस्टिव सीजन जो है वो ऑन हो चुका है और इसका आनंद आप उठा सकते हैं। सबसे पहले तो 2025 के लिए मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल अंतिम बैच है जो इस महीने की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए विलंब मत कीजिए। अब तो आपके लिए मेगा फेस्टिव सेल भी आ चुका है तुरंत। इसकी वैलिडिटी जो है वो 23 अक्टूबर तक ही है। इसलिए बिफोर 23rd आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए 21 अक्टूबर वाले बैच में तुरंत एनरोलमेंट करा सकते हैं, ठीक है। 21 अक्टूबर वाले बैच में, नहीं, आज जो 21 अक्टूबर को बैच शुरू हुआ है ये एकदम लेटेस्ट बैच है, एकदम लेटेस्ट बैच। इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। फाउंडेशन बैच की तैयारी करनी है तो मात्र 215 दिनों में कराई जाएगी। विरद लाइव कोड के प्रयोग से आपको न्यूनतम शुल्क में एडमिशन यहां पर मिल जाएगा। फास्ट ट्रैक बैच है, इसमें थोड़ा आपको ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। बैचेस जो हैं सुबह शाम लगेंगे। बैचेस की संख्या जो है वो कम से कम 2 तो हो ही सकती है एक दिन के अंतर्गत, समय कम बचा है इसलिए। तो जो लोग मेहनत करने के लिए जी जान से तैयार हों वो ही इसमें पार्टिसिपेट करें। चलिए खबर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और यहां पर देखने का प्रयास करते हैं कि क्या हुआ है। देखिए 26 तारीख को, यानी कि कल जो है, कल जो माफ कीजिएगा 26 तारीख नहीं, कल तो 20 तारीख थी। 20 तारीख को रविवार को 26वां संविधान संशोधन का जो मसौदा है उसको मंजूरी दे दी गई। यहाँ जो चित्र आप देख रहे हैं पाकिस्तान की संसद का है, ठीक है, तो पार्लियामेंट का है वहां का। उद्देश्य क्या है? देश की न्यायिक प्रणाली, ठीक है, जुडिशरी सिस्टम जो है उसमें कुछ पहलुओं में सुधार करना। और इनमें जैसे मैंने खबर में आपको दिखाया कि यहां पर केवल जो है ये बात नहीं है कि चीफ जस्टिस का जो टर्म है उसके ऊपर कैपिंग करी गई है। केवल जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका जो टर्म है, यानी कि उनका जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल पर ही केवल ये नहीं किया गया है, सीमा नहीं लगाई गई है, बल्कि कुछ और भी चीजें हैं जो यहां पर चेंजेस के तौर पर देखी जा सकती हैं। तो और क्या चीजें आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले तो इस जो भी चीजें हैं उनको मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के तौर पर देखा गया है। वहां पर टर्म यूज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पैकेज के तौर पर इसको आप देख सकते हैं। मतलब इसमें कई सारे अमेंडमेंट्स की एक लिस्ट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर न्यायिक नियुक्तियों के कार्यपालिका के द्वारा, न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका हस्तक्षेप बढ़ाना। मतलब जो जुडिशरी है,
ठीक है, जो जुडिशरी है, न्यायपालिका जो है, उसमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप जो है, वो कार्यपालिका जो है उसका थोड़ा सा हस्तक्षेप आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एक्चुअली मैं इसके बारे में अभी आपको डिटेल करूंगा। उसमें जो न्यायिक नियुक्तियां हैं, न्यायिक मतलब जजेस वगैरह के जो अपॉइंटमेंट हैं, उसके लिए एक पैनल संसदीय समिति का गठन किया जाएगा। तो संसदीय समिति कार्यपालिका के कहीं ना कहीं के हिस्से में आ जाती है और वहां से जो है उसका जो इसके अपॉइंटमेंट को लेकर के और अन्य भी चीजों को लेकर के उसका इंटरफेयर बढ़ जाएगा। अन्य क्या चीजें उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो एक तो ये चीज है। सुप्रीम कोर्ट का, वहां के सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो का जो अधिकार है, वो सुओ मोटो का अधिकार बेहद सीमित कर दिया गया, ना के बराबर कर दिया गया। कुछ ही छोटे मोटी चीजें हैं जिसके ऊपर जिस पे सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता है। तो एक ये है, इसमें प्रपोजल ये था। सीजेपी का मतलब जैसे हम लोग के यहाँ सीजेआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, सीजेपी है। इसका कार्यकाल 3 साल तय किया जाएगा। तो ये जो मेन न्यूज है वो यही थी कि उसका जो कार्यकाल है वो 3 साल निश्चित कर दिया जाएगा, यानी कि कार्यकाल जो है सीजेपी का वो 3 साल होगा। इसमें कहा गया है कि जो न्यायिक नियुक्तियां हैं उसके लिए जो समिति बनेगी, वो समिति जो है वो सबसे पहली बात तो है कि 3 वरिष्ठ न्यायाधीश जो होंगे। जैसे अभी तक क्या होता था पाकिस्तान में, जो सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश होते थे, उन्हीं वरिष्ठ न्यायाधीश को सीजेपी बना दिया जाता था। बड़ा सिंपल प्रोसेस होता था, यानी कि सपोज दैट मैं अभी अगर होता तो मेरे बाद जो सीनियर बचते उनको यहां पर बैठा दिया था। तो ये प्रोसेस था। अब उसमें कह दिया गया है कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, उन 3 में से किसी एक को चुना जाएगा। 3 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों में से किसी एक को सीजेपी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री जो है इसमें मुख्य भूमिका में रह सकते हैं, क्योंकि ये जो समिति बनेगी वो रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपेगी, प्रधानमंत्री उसको चुन करके राष्ट्रपति के पास पहुंचाएंगे। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को भी लेकर के यहाँ पे एंटरटेन करने की बात कही गई थी। जैसे कार्यकाल तो 3 साल का नियुक्त कर ही दिया गया है, 65 साल वहां पे सीजेपी की रिटायरमेंट एज है, इसको बढ़ा करके 68 ईयर करने की बात कही जा रही है। हालांकि ये रिजेक्ट हो गया है। कुछ सैन्य प्रमुखों की नियुक्ति की प्रक्रिया में भी बदलाव जैसी बात करी गई। तो ये मल्टीपल चीजें हैं जो इस संवैधानिक पैकेजेस में आपको देखने को मिलेंगी। अब आइए एक एक करके सारी चीजों का एनालिसिस करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना दे दें, अगर आप लोग 2026 की बात कर लो या फिर 2025 की बात कर लो, तो खास तौर से इन 2 वर्षों के लिए, 2027 के लिए मान के चलते हैं कि थोड़ा सा आपके पास में भी समय है, लेकिन इन 2 साल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 2025 की कर रहे हैं, तो बिल्कुल मतलब जब आप बैच लो तो बैच के साथ साथ आप जो वैकल्पिक विषय है अपने उसको जरूर ले लीजिए। PSIR है, PSIR, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य और हिस्ट्री, ये 4 हिंदी में, प्योर हिंदी में आपको वैकल्पिक विषय मिलेंगे। आप इसे ले सकते हैं विराट लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए। तुरंत आप 12,999 में इसको प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा प्राइस है ये, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, ठीक। चलिए आइए अब आगे समझते हैं। देखिए विधेयक कैसे पारित हुआ। अगर हम लोअर हाउस की बात करें तो 366 में से 255 विधेयकों ने विधायक लिखना चाहिए था। अच्छा, विधेयक के पक्ष में मतदान हुआ है, तो हाँ, विधेयक के पक्ष में 255 लोगों ने मतदान किया है। 224 के आसपास की रिक्वायरमेंट होती है, तो 255 के आसपास यहां पर मिल गया, तो फिर ठीक है। हायर कोर्ट में अगर देखा, मतलब उच्च सदन में अगर देखा जाए तो 65/4 से इसको पारित किया गया है। विरोध किया है पीटीआई और एससीआई ने, ठीक है। विरोध करने वाली जो पार्टी हैं वो कौन कौन सी हैं? पाकिस्तान की पीटीआई और एससीआई। तो पीटीआई क्या है? पीटीआई जो है वो पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ है, तहरीक ए इंसाफ, ठीक है। और एससीआई जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, काउंसिल। तो ये दो विशेष दल हैं, विरोधी दल हैं, जिन्होंने इस तरीके के जो अमेंडमेंट्स हैं, इस अमेंडमेंट का, इन प्रकार के अमेंडमेंट्स का विरोध किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अन्य विपक्ष हैं, उन विपक्षों का ये कहना है कि वास्तविक रूप में जो अगले मतलब जो परंपरा थी अभी तक वहां पे सीजीआई बनने की,
उस परंपरा के अनुसार न्यायमूर्ति मंसूर अली शाह जो है ये अगले सीजेपी जो हैं वो बनने वाले थे, लेकिन इनकी नियुक्ति को रोकना, इनकी नियुक्ति को रोकना जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है कि इनकी नियुक्ति को रोकने के लिए इस तरीके का अमेंडमेंट लाया गया है, ये उनको रोकना चाहते हैं। जो कि नियुक्त होने वाले थे वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं काजी फैज ईसा, जिनका कार्यकाल 25 अक्टूबर को क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। तो 25 अक्टूबर के बाद इनको बनना था, लेकिन वो ना बनने पाए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। इसके अलावा पीटीआई के जो नेता हैं यानी पाकिस्तान तहरीर इंसाफ के जो नेता हैं, एक नेता है इनका नाम है हम्माद अजहर, उन्होंने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर घातक प्रहार भी कहा है और न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है उसको लेकर के सरकार जो है वो अपने पास मैक्सिमम अधिकार रखना चाहती है, यानी कि न्यायपालिका जो है उसको कंट्रोल करना चाहती है यहाँ की सरकार, इसलिए इस तरीके के बिल जो है वो लाए जा रहे हैं, ये आरोप लगाया गया है। तो ये तो पक्ष और विपक्ष की बात है और बिल कैसे पास हुआ उसके बारे में मैंने बात किया। अब जो चीजें हैं, जो अमेंडमेंट्स हुए हैं यहां पर, उनके ऊपर जरा चर्चा कर लेते हैं, वो किस प्रकार से हैं, वो क्या क्या चीजें हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए एक पैनल जो है वो गठित किया जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वहां का, उस सुप्रीम कोर्ट के जो तीन वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, न्यायाधीश जो होंगे, उन तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से जो है वो चुनाव किया जाएगा और इसको चुनाव करने का काम संसदीय समिति के पास में होगा। संसदीय समिति इसके लिए बनेगी और संसदीय समिति जो है वो पैनल जो है वो पैनल इन तीन में से किसी एक का चुनाव करेगी। उसे जो भी व्यक्ति चुना जाएगा, संसदीय समिति जिन्हें चुनेगी, चुने गए व्यक्ति को क्या करेगी, चुने गए व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पास, ठीक है, प्रधानमंत्री जो है उनके पास भेजेगी और प्रधानमंत्री जो है अपने हिसाब से देखने के बाद उसको राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। तो मतलब आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से मामला किसके पास में आ रहा है, प्रधानमंत्री के पास भेजा जा रहा है और नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जा रहा है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात जो है वो न्यायिक नियुक्तियों के लिए विशेष संसदीय पैनल की बात करी गई है। तो जो ये विशेष संसदीय पैनल है, इस विशेष संसदीय पैनल में 12 लोग होंगे, ठीक है। कितने लोग होंगे? 12 लोग होंगे, जिसमें से लोअर हाउस से 8 सदस्य और अपर हाउस से 4 सदस्य होंगे। ये बात यहां पर देखने की हो रही है और इसका प्रोपोर्शनल जो है वो इस तरीके से किया जाएगा चीजों को, जिसमें पार्टी के सदस्यों की संख्या ज्यादा है उसके लोग जो है यहां पर बैलेंसिंग में ज्यादा रहेंगे। कम से कम एक दोनों ही जगहों पर एक जो है विपक्ष की पार्टी जरूर होगी इसमें, ठीक है। प्रीवियस जो जजेस हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब देखिए, इसमें यह भी कहा गया है, इस पैनल के बारे में यह भी बात कही गई है कि ये जो पैनल है, इस पैनल को गठित करने का जो रिकमेंडेशन है, ठीक है, समिति जो है जब सीजेपी की नियुक्ति करेगी तो सीजेपी की नियुक्ति आगे से जब 14 दिन शेष रह जाएगा सीजेपी के कार्यकाल समाप्त होने का, तो जो नामांकन है वो नामांकन यहां पर होगा। मतलब नामांकन जो है वो कैसे होगा कि आगे चल करके जो भी सीजेपी बनेगा उस सीजेपी का जब कार्यकाल समाप्त होगा तो कार्यकाल समाप्त होने के 14 दिन पहले आपको इसका नामांकन करना होगा। तो समिति में नामांकन जो है अगली सीजेपी के कार्यकाल खत्म होने के 14 दिन पहले किया जाएगा। और इस बार जो हो रहा है, अभी तो 14 दिन का समय शेष नहीं बचा है, 25 अक्टूबर को नया न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, तो अभी के लिए 14 दिन की बजाय इसको 3 दिन किया गया है। इस बार के लिए 3 दिन किया गया है, आगे से 14 दिन पहले किया जाएगा। संसदीय पैनल जो बनेगा, इस संसदीय पैनल के पास कई सारी शक्तियां होंगी, बहुत सारी पावर्स जो हैं इसको दी जा रही हैं, ठीक है। मतलब ये अपने हिसाब से जो मानदंड हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के, वो अपने हिसाब से वो मानदंड तय करेंगे, ठीक है। इसके अलावा न्यायाधीशों के पास में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हुआ करते थे, उन न्यायाधीशों के पास में एक शक्ति होती थी कि हाई कोर्ट्स जो हैं उनके जजेस जब एब्सेंट होते थे तो उनकी जगह पर सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से किसी जजेस का अपॉइंटमेंट करती थी। अब उस जजेस के अपॉइंटमेंट का जिम्मेदारी भी इसी पैनल के पास रहेगा। आगे अगर हम देखें तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए आयोग की संरचना की जाएगी, ठीक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अलग से आयोग की संरचना दी जाएगी और इसमें सर्वोच्च न्यायालय हो, मतलब किसी भी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए है ये, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात हो, चाहे हाई कोर्ट की बात हो,
चाहे वहां पे जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह होते हैं ना, तो वहां पे संघीय शरीयत उसको बोला जाता है। तो संघीय शरीयत के जो न्यायालय हैं उनमें जजेस का अपॉइंटमेंट करना हो, सभी के जजेस के अपॉइंटमेंट जो है वो ये जो है जो आयोग है वो आयोग तय करेगा इनकी संरचना में कौन कौन लोग शामिल होंगे। और ये भी इसमें तय किया गया है कि जो भी इस तरीके की जो संरचना बनेगी, इस संरचना में कम से कम ऐसे लोगों को रखा जाएगा जिनके पास में 15 वर्षों का सुप्रीम कोर्ट में एटलीस्ट एज अ वकील, ठीक है, वहां पर उन्होंने काम किया हो, वरिष्ठ वकील के तौर पर काम करने का 15 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। राष्ट्रपति की सलाह की अगर हम यहां पर चर्चा कर लें, राष्ट्रपति की सलाह की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, तो राष्ट्रपति की सलाह को भी लेकर के ये कहा गया है कि जो न्यायाधिकरण है या जो न्यायालय हैं वो किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री या फिर उसका जो मंत्रिमंडल है उसने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है उस सलाह की जांच नहीं कर सकेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में जो सलाह मशवरा हुआ है उसकी न्यायिक जांच जो है वो किसी भी न्यायाधिकरण के द्वारा या न्यायालयों में उसकी जांच जो है वो नहीं कराई जाएगी, ये बात इसमें लिखी है। छठवीं बात इसमें है कि सीजेपी का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल अब 3 वर्ष सीमित कर दिया जाएगा या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो, या फिर वह स्वयं क्या कर दे, त्यागपत्र दे दे, या फिर उसे हटाया गया हो। तो ये तमाम सारे प्रोसीजर्स हैं जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 इयर्स का ही उसका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है कि जो जजेस हैं उनका प्रदर्शन भी देखा जाएगा, उनका मूल्यांकन करने का काम भी उस समिति के पास में होगा, संसदीय समिति के पास में। हर साल एक वार्षिक समीक्षा की जाएगी, उस वार्षिक समीक्षा के आधार पर तय किया जाएगा कि कौन सा न्यायाधीश सही से काम कर पा रहा है, कौन सा नहीं कर पा रहा है। जो नहीं कर पा रहे होंगे उन्हें एक निश्चित समय के लिए वार्निंग दी जाएगी, फिर भी ना सही कर पाने पर उनका जो मामला है वो न्यायिक परिषद को भेज दिया जाएगा, सर्वोच्च न्यायिक परिषद जो उसके पास में। अगला जो मामला है उसमें कहा गया है कि शीर्ष न्यायालय के पास स्वप्रेरणा के क्षेत्राधिकार में कमी की जाएगी। ऑलमोस्ट इतनी कमी की जाएगी तो लगभग ना के बराबर रहेगी। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वहां का वो सुओ मोटो का प्रयोग नहीं के बराबर ही कर पाएगा। संवैधानिक पीठ की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान का न्यायिक आयोग ये तय करेगा कि किस मामले में हमें संवैधानिक पीठ बैठानी चाहिए, किस मामले में संवैधानिक पीठ नहीं बैठानी चाहिए। इसको तय करने का अधिकार भी उसी पैनल के पास होगा। तो ये है पूरा का पूरा मामला जो पाकिस्तान ने अभी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो है वो पारित किया है। ठीक है, क्लियर है। इसमें एक मामला ये भी था कि जो जजेस हैं उनका जो एज है, रिटायरमेंट एज जो है वो 65 साल से 68 साल कर दिया जाए बढ़ा करके, लेकिन इसको क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, ये नहीं पास हो पाया। तो आई होप कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आप कमेंट सेक्शन में जरा कमेंट करके बताइए कि इनमें में से कौन से वो पॉइंट्स हैं जो आपको लगते हैं कि भारतीय संविधान में भी इसी तरीके के हैं। कोई ऐसा पॉइंट आपको मिला जो कॉन्स्टिट्यूशन में भारत में इसी तरीके से यूज किया जाता हो। आगे चल करके मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि 2026 के लिए जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बैचेस 21 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं, यानी आज से शुरू हो चुके हैं। अभी इसमें मेगा फेस्टिवल सेल चल रहा है, शानदार छूट आपको इसमें मिल रही है। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तभी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और 26,999 में अपने इस प्राइस को, अपने इस बैच को गेन कर लीजिए। इसमें लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, इसमें आपको टेस्ट सीरीज वगैरह मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी। प्रीलिम से पहले SIP प्रोग्राम है हमारा, वो आपको मिलेगा, सक्सेस इन प्रीलिम्स, यानी कि पूरा रिवीजन करने के लिए एक बैच आपको दिया जाएगा। 18 किताबों का आपको यहां पर सेट भी दिया जाएगा, तो आप इसको जरूर परचेज करें। ठीक है, किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आपका समय शुभ हो, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।